सेकंड यूनिट ऑफ बायोलॉजी की शुरुआत भी हम उसके डिस्क्रिप्शन से ही करेंगे, जस्ट एज वी हैव डन फॉर द प्रीवियस यूनिट। एंड ऐसा हम हर एक यूनिट के साथ करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव अ सिंगल वर्ड इन एनसीईआरटी। So let's begin without any further delay. The description of diverse forms of life on Earth was made only by observation, either through naked eye or later through magnifying lenses and microscopes. तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? एक्चुअली ये फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, पिछली यूनिट में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। Description of organism is nothing but the characters, certain features associated with organisms. जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के पास चार पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक नाक होता है, या फिर इंटरनल फीचर्स की बात कर लीजिए, इंटरनल फीचर्स का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा वो। तो इन सब चीज़ों को लिखने के लिए, इनका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स का आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना यानी ऑब्ज़र्व करना काफ़ी होता है टू क्रिएट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन सच अ वे। सो वही आपको पहली लाइन में बताया गया है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफ़ी थी इन ऑर्गेनिजम्स और फॉर्म्स ऑफ लाइफ के डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए। अब ऑब्जर्वेशन दो तरह की थी, जब तक ये सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुए था तब तक सिर्फ देख के नेक्ड आई से ऑब्जर्वेशन की गई थी, डिस्क्रिप्शन क्रिएट किए गए थे ऑर्गेनिजम्स के। और बाद में टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी तो मैग्नीफाइंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया गया इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि सेलुलर लेवल पर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, इनको देखने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था। जो शुरुआत में मैंने आपको फीचर्स बताए थे वो एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स थे, नेक्ड आई से देखकर उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता था। अब आगे स्पेशलिटी बताई गई है इस डिस्क्रिप्शन की कि ये जो अर्ली डिस्क्रिप्शंस बनाए गए थे ऑर्गेनिजम्स के, इनमें इंक्लूडेड क्या क्या था। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब ग्रॉस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जनरल का, इन जनरल इसको सिनोनिम मान सकते हैं इस वर्ड का। ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसका मतलब हुआ जनरल स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। इन जनरल किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल या इंटरनल फीचर्स को डिस्क्राइब करना, इसको हम बोलेंगे ग्रोसली उसको डिफाइन करना। किसी भी एक फीचर की डिटेल में न जा पाना, सिर्फ जनरली उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना, इसको बोलेंगे ग्रोसली उसको डिस्क्राइब करना। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि क्यों ये किसी भी एक फीचर की डिटेल में नहीं जा पाए, सिर्फ ग्रोसली इन्होंने डिस्क्राइब किया ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं हुए थे उस टाइम तक। सिर्फ नेक्ड आई से ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया जाता था और उनका डिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी नहीं आई थी तब तक, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को, कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए उसको इन डेप्थ बताने के लिए हमें जो वो कैरेक्टर है, उसको जो प्रोसेसेस डिराइव करती हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। और प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए डेफिनेटली आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट इस टाइम तक होते नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। तो दैट्स वाई सिर्फ ग्रोसली डिफाइन किया जाता था, इन जनरल फीचर्स को डिफाइन किया जाता था, इन डिटेल नहीं किया जाता। तो ये मतलब है ग्रोस स्ट्रक्चरल फीचर्स का। और ये दो प्रकार के थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मींस मॉर्फोलॉजी और अनाटमी, दोनों इंक्लूड किए गए थे उस टाइम भी। ये ऑब्वियस है, आप याद रख हो ही जाएगा आपको, क्योंकि मॉर्फोलॉजी और अनाटमी इसी यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों ही डिस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया गया हुआ उस टाइम भी।
In addition, observable and perceivable living phenomena were also recorded as a part of this description. अब ये लाइन के लिए रेफरेंस आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे एक लाइन आती है कि द एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। उससे डिराइव की गई है ये लाइन, सीधे सीधे लिंक है उससे। लिविंग फिनोमिना का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। लिविंग रिएक्शन भी होती है लेकिन वो इन विट्रो की जाती है। इन विट्रो वर्ड स्पेसिफाइड होगा जहाँ पे वो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिज्म की बात करना चाहेगा। यहाँ लिविंग फिनोमिना दिया गया है, इन विट्रो वर्ड कहीं भी नहीं आया है। तो लिविंग फिनोमिना से हम समझेंगे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ड जहाँ भी आ गया उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही समझना है आपको, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड इन विट्रो। सो इन विट्रो स्पेसिफाई कर दिया गया तो लिविंग प्रोसेस यानी मेटाबॉलिज्म भी समझ जाएंगे हम उससे। तो लिविंग फिनोमेना मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंट्स रिकॉर्ड करना ये पिछले चैप्टर में बता दिया गया आपको कि ज़रूरी होता है ये, और वही किया गया है यहाँ पे। लिविंग फिनोमेना को भी रिकॉर्ड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। टैक्सोनॉमी में भी एक्चुअली हम डिस्क्रिप्शंस ही इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल, उसी को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो लिविंग फिनोमेना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन जनरल उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं हम। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वही होते हैं। एक्चुअली आर्थ्रोपोडा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो एनिमल्स में ही आता है। So actual specimens of organisms are used as a prime source of study in taxonomic, and they are also used in as training, used in training in systematics। ये भी line आती है living world में, that's why they are also recorded as a part of this description। living phenomena means living organisms only, means plants and animals only। Before experimental biology, or more specifically physiology, was established as a part of biology, naturalists described only biology। अब यहाँ पे फिजियोलॉजी के लिए दो टर्म यूज़ की गई हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और नीचे आप देखेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी बोला गया है फिजियोलॉजी को। तो ये दोनों ही सिनोनिम बहुत सटीक बैठते हैं फिजियोलॉजी में। आइए समझते हैं कैसे। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, एंड किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड प्रोसेसेस को समझने के लिए आप सिर्फ एक्सटर्नली उस ऑर्गन को देख के, तो ऐसा ऑब्जर्व करके तो आप प्रोसेसेस का पता नहीं लगा पाएंगे। आपको कुछ सर्टेन एक्सपेरिमेंट करने होंगे टू अंडरस्टैंड दोज प्रोसेसेस। दैट्स वाई फिजियोलॉजी इज़ एसेंशियली एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसको इसलिए बोला है क्योंकि ऑर्गन स्टडी कर रहे हैं आप, ऑर्गन सिस्टम्स भी स्टडी करते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से, यानी व्हेन यू आर स्टडिंग ऑर्गन यू आर स्टडिंग नथिंग बट एन इवॉल्व्ड टिश्यू। टिश्यूज बनते हैं सेल से। व्हेन यू आर स्टडिंग टिश्यूज यू आर स्टडिंग नथिंग बट इवॉल्व्ड सेल्स। हम जानते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत होती है एनिमल्स की और ऑर्गन सिस्टम तक जाता था। तो डेफिनेटली देयर इज़ रोल ऑफ एवोल्यूशन आल्सो इन फिजियोलॉजी। तो इसलिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कह सकते हैं फिजियोलॉजी को। अब इस लाइन में ये बताया गया है कि जब तक फिजियोलॉजी नहीं आई थी यानी एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी नहीं आई थी, सिर्फ नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब कर रहे थे बायोलॉजी को। अब नेचुरलिस्ट होता है वो साइंटिस्ट जो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शंस इकट्ठा करता है, जनरल फीचर्स को बताता है ऑर्गेनिजम्स के विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल फीचर्स। उसको, उस साइंटिस्ट को नेचुरलिस्ट बोलते हैं। क्योंकि पहले के टाइम तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे, सिर्फ ऐसे डिस्क्राइब ही किया जाता था लिविंग फॉर्म्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो सिर्फ नेचुरलिस्ट ही थे पहले के टाइम तक जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं आए थे। सो दैट्स वाई नेचुरलिस्ट के द्वारा ही डिस्क्राइब की गई थी बायोलॉजी बिफोर द एडवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी यानी फिजियोलॉजी।
एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट फिजियोलॉजी ओनली। एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर बुक क्लास 11 बायोलॉजी आप फिजियोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर आपको जो पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में सिर्फ फिजियोलॉजी है, बी इट प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, है फिजियोलॉजी ही एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली लगा के फिजियोलॉजी आपको बताया गया है, वरना एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। हैंस biology remained as natural history for a long time. So because only naturalists described the biology at that time, for a long time biology remained only natural history. तो ये रीज़न है इसका, obvious है अगली स्टेटमेंट ये। The description by itself was amazing in terms of details. अब ये सिंपल सी लाइन भी आपको पिछली यूनिट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डिराइव की गई है ये। The systematic and monumental descriptions of life forms brought in out of necessity detailed systems of nomenclature, classification and identification। ये एग्जैक्ट लाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगी पहली यूनिट के डिस्क्रिप्शन में। तो डिटेल्ड सिस्टम्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ही यहाँ पे आपको दर्शाया गया दोबारा कि ये डिस्क्रिप्शन जो क्रिएट किए गए थे सिस्टम्स के द्वारा, डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम्स बनाए गए थे वो डिटेल्ड थे, तो वही डिटेल वर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया गया, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, रिपीटेड सेकेंड टाइम इन अ सिंगल बुक। While the initial reaction of a student could be boredom, one should keep in mind that detailed descriptions, whether in terms of morphology or anatomy, was utilized in the later day reduction in biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of forms and their structure। तो काफ़ी लंबा स्टेटमेंट हो गया, इसको एक एक करके देखना पड़ेगा कैसे इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इस रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को देख लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, फिजिकल वर्ड में रिडक्शनिज्म करके एक फिनोमेना दिया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। तो मैंने वहाँ से इस पैराग्राफ को उठा लिया है, तो आपको उस चैप्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 28 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं नीट के प्रोस्पेक्टस में फिज़िक्स के लिए, वो इंक्लूडेड नहीं है फिजिकल वर्ल्ड। ये मैंने पढ़ा हुआ था पहले, इसलिए मैंने वहाँ से उठा लिया, आपको वो चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रिडक्शनिज्म क्या होता है? इट इज़ एन एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts। अब इसको सुन के आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की एक लाइन याद आ रही होगी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द सेल्स, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर components but arise as a result of interaction among the molecular components of constituting the tissues। तो ये वही बात की गई है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की वहाँ पे बात की गई है। दिस इज़ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म ये फिनोमेना होता है जब इस अप्रोच से आप बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोला जाता है। तो वही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, एंड ये काफ़ी रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं कि नेचुरलिस्ट थे, डिस्क्रिप्शंस इकट्ठा करते थे सिर्फ ऑर्गेनिज्म का, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी बाद में आई थी। तो दीज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आर इवन नाउ यूटिलाइज्ड इन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। लेटर डे मीन्स बहुत रिसेंट आई हुई है ये अप्रोच बायोलॉजी को स्टडी करने की, इसलिए लेटर डे वर्ड लगाया गया है इसके पीछे। एंड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में स्टडी करी जाती थी मेनली सिर्फ लिविंग प्रोसेसेस, एंड हमने देखा कि लिविंग प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी तब तक आई नहीं थी पास्ट टाइम में। अर्ली टाइम्स में सिर्फ डिस्क्रिप्शन इकट्ठा करते थे साइंटिस्ट लाइफ फॉर्म्स यानी ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे आपको खूबी बताई गई है इन डिटेल डिस्क्रिप्शन की कि इवन दो
ये बोर्डम लग सकता है स्टूडेंट्स को, ऑफ कोर्स लगता भी है। मॉर्फोलॉजी और अनाटमी के एग्जांपल्स और कंसेप्ट्स को रटना बोर लगता है एस्पिरेंट्स को। तो इवन दो ये बोर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। इवन इन द मोस्ट रिसेंट अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी, द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, उसमें भी इस डिटेल डिस्क्रिप्शंस को यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ पे पहले मेनली स्टडी करते थे साइंटिस्ट लिविंग प्रोसेसेस को, वहाँ पे अब लिविंग फॉर्म्स यानी ऑर्गेनिजम्स के डिस्क्रिप्शन से जो नॉलेज मिलती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली खूबी बताई गई है इस डिटेल डिस्क्रिप्शन की, ये यूज़लेस नहीं है ऐसा आपको बताया गया है। आपको इसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए, इसके लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। इट इज़ अ लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डिटेल डिस्क्रिप्शन बेसिकली मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, and this light was indeed required because aspirants literally think that morphology and anatomy are just about cramming examples and concepts। ऐसा नहीं है। मॉर्फोलॉजी और अनाटमी का काफ़ी स्कोप है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में भी यूटिलाइज होते हैं, एंड इवन दे हेल्प इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी। तो इसके स्कोप पर आपको कभी शक नहीं करना चाहिए। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यानी मॉर्फोलॉजी और अनाटमी के, it is as much importance as any mainstream branch of biology like physiology। so इसके भी कंसेप्ट को आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नीचे इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया कि इसमें मॉर्फोलॉजी और अनाटमी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकंड यूनिट। एंड इसे आप देख सकते हैं कि 2-3 चैप्टर से इसमें पीछे लिंक्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, लिविंग वर्ल्ड से भी, लिविंग वर्ल्ड के यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है उसके डिस्क्रिप्शन से भी, एंड इवन फिज़िक्स में जो चैप्टर है पहला फिजिकल वर्ल्ड, वहाँ से भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इससे हमें पता लगता है कि एनसीईआरटी ने जो प्रिस्क्राइब किया गया है एक सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, हमें उसको स्टडी करना चाहिए, उस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना चाहती। ऐसे आपको एजुकेटर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सभी ऐसा करते हैं कि बायोलॉजी की तो शुरुआत करते हैं और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, एंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने मन मर्जी से कुछ भी सीक्वेंस डिफाइन करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ने का। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया कि जो एनसीईआरटी के सीक्वेंस चैप्टर्स का डिफाइन किया जाता है प्रोफेसर्स के द्वारा किया जाता है, वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, वो जानते हैं कि इस सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। हर एक चैप्टर की इंफॉर्मेशन लिंक्ड होती है पिछले चैप्टर से, और उससे आपको अगले चैप्टर के कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। तो बहुत सोच समझ के ये सीक्वेंस डिफाइन किया गया है, आप इसको ब्रेक ना करें तो अच्छा होगा, आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा सीक्वेंशियल वे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस यूनिट के साइंटिस्ट की, विच इज़ कैथरीन इसाऊ। सो एक्चुअली ये आपको याद रखना होता है, हर एक यूनिट का साइंटिस्ट कौन है आपको पता होना चाहिए। ये याद हम ऐसे रखते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे एसोसिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट को, यानी उस यूनिट के साइंटिस्ट को। जैसे फर्स्ट यूनिट थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें अर्नेस्ट मेयर थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर की थी द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। एंड फर्स्ट चैप्टर में स्पीशीज़ के आपके बारे में आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो स्पीशीज़ आता है लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड आता है यूनिट 1 में, और यूनिट 1 का साइंटिस्ट हुआ अर्नेस्ट मेयर, क्योंकि वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन उसने दिए थे। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि यूनिट 1 का साइंटिस्ट कौन है। और यूनिट 2 में आती है कैथरीन इसाऊ। ये साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवरी की थी इस बुक की, पब्लिश किया था इस बुक को, द अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। एंड यूनिट 2 के अंदर आपको चैप्टर देखने को मिलता है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्योंकि यूनिट 2 में आता है अनाटमी, एंड अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स की ऑथर थी कैथरीन इसाऊ, तो सेकंड यूनिट ऑफ बायोलॉजी से एसोसिएटेड साइंटिस्ट का नाम है कैथरीन इसाऊ।
ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ डिस्क्रिप्शन दे देगा, कुछ कंसेप्ट दे देगा एक चैप्टर्स के, और आपसे पूछेगा कि इनसे, इन नामों से एसोसिएटेड साइंटिस्ट कौन सा है। ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे हम लर्न करते जाएंगे कि कौन सी यूनिट के साथ साइंटिस्ट का नाम क्या एसोसिएटेड है। सो कैथरीन इसाऊ रिपोर्टेड that the curly top virus spreads through a plant via food conducting phloem tissue। अब ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से टिश्यू के थ्रू ये वायरस स्प्रेड करता है। एक्चुअली प्लांट्स के अंदर सिर्फ दो ही वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फिलोम। जाइलम के अंदर कहीं भी पी नहीं आता, कर्ली टॉप वायरस के अंदर पी आ रहा है ना, तो ये उसी के थ्रू स्प्रेड करेगा, टिश्यू के थ्रू जिसमें पी आता है। तो जाइलम और फिलोम में, फिलोम के अंदर पी आता, स्टार्टिंग ही पी से होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसके थ्रू स्प्रेड करेगा ये। द अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसाऊ, पब्लिश्ड इन 1960। ये ईयर्स आपको याद नहीं करने, ये बात ध्यान रखिए। आप लिख सकते हैं कहीं पे आप अगर चाहें तो। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि नीट में डेट्स नहीं पूछी जाती, सिर्फ वो चैप्टर है ना क्लास 12 बायोलॉजी में, एनवायरमेंटल इश्यूज या वो चैप्टर है, उसमें क्योंकि सीक्वेंशियल वे में दिए हुए हैं डेट्स, सभी जो इवेंट्स घटते हैं, जो डिफरेंट लॉज आते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, उनके सीक्वेंशियल दिए वे में दिए हुए हैं, उनको याद रखना आसान है। क्योंकि वो उन डेट्स का सीक्वेंस याद रखना आसान है, इसलिए वहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। उस चैप्टर में डेफिनेटली आते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के भी डेट्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। तो अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स को वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी बोला गया है। वेबस्टर्स वर्ड का मतलब होता है डिक्शनरी। तो ये इतनी बड़ी बुक थी अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा था कि इसको बोला जाता था डिक्शनरी ऑफ प्लांट बायोलॉजी। यानी आपको प्लांट बायोलॉजी में कोई भी वर्ड चाहिए, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए डिटेल में, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते थे। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इस बुक की। सो वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी इसको बोला गया था। आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिए, वेबस्टर वर्ड का भी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। एनसाइक्लोपीडिया भी इसको बोला जा सकता है। अब आप जानते हैं विकिपीडिया क्या होता है। उस पर कोई भी वर्ड या फिर किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यानी इंफॉर्मेशन का हब होता है विकिपीडिया। वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया होता है प्लांट बायोलॉजी के अंदर, एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है द अनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स को। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सीडेड प्लांट्स के बारे में, यहाँ इस बुक में मिल जाएगी। एंड प्लांट किंगडम चैप्टर से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीडेड प्लांट सिर्फ दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट जो उनसे पहले आते हैं उनमें सीड हैबिट आई थी, एक्चुअल सीड्स नहीं देखने को मिले थे। एक्चुअल सीड्स सबसे पहले आए थे जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये याद रखिए, सीडेड प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पीटर रावन द डायरेक्टर ऑफ अनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, मिसौरी बोटेनिकल गार्डन। तो ये मैंने हाईलाइट करा हुआ ये लाइन, इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिसौरी में भी होता है बोटेनिकल गार्डन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, लिविंग वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। क्यू इंग्लैंड होवड़ा, और NBRI लखनऊ होता है। तो उस लिस्ट में आपको मिसौरी बोटेनिकल गार्डन भी ऐड करना है। आपसे क्वेश्चन आया तो ऐसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से किस लोकेशन पर बोटेनिकल गार्डन नहीं पाया जाता। दो ऑप्शंस में आपको डाल देगा लिविंग वर्ल्ड के, और तीसरा ऑप्शन दे देगा ये, और चौथा नन ऑफ दिस दे देगा। तो आपको क्योंकि जानते नहीं हैं कि मिसौरी में भी बोटेनिकल गार्डन है, ये NCERT में ही दिया हुआ, अगर आपने ये नहीं नोटिस करा तो आप इसको मार्क कर देंगे कि भाई लिविंग वर्ल्ड के अंदर तो दो ही दिए हुए हैं, उनके अलावा कोई अगर होगा तो बोटेनिकल गार्डन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस नहीं किया करता होता तो इसको मार्क कर देते, ऐसा मत करिए, इसको वहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग आपसे इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे मैंने पीटर रावन द डायरेक्टर भी हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इवेंचुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली पीटर रावन नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा। अनाटमी और मॉर्फोलॉजी
का जो बोटैनिकल गार्डन है वो मिसौरी में भी पाया जाता है, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड ये जो बोटैनिकल गार्डन था ये अनाटमी और मॉर्फोलॉजी दोनों के लिए था। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इस यूनिट में ये दोनों आती हैं, मॉर्फोलॉजी और अनाटमी दोनों, तो ये भी आप एक साथ याद रखिए। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिस्ट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट। अब इस चैप्टर की थ्योरी की एक्चुअल शुरुआत होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें जो पहला ही पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे नहीं लगता इसमें से नीट में से कोई भी लाइन ऐसी है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो या तो ऑलरेडी हम इस चैप्टर में जब इन डेप्थ थ्योरी करेंगे वहाँ पे कवर करने वाले हैं, या फिर बहुत जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि हमें ऑलरेडी पता होती है। तो ऐसे पैराग्राफ, ऐसी लाइंस को मैं बोलता हूँ रिवीजन किलर्स। आपके एफिशिएंट रिवीजन में बाधा होते हैं ये। रिपीटेड चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए रिवीजन के अंदर। अगर आपको एफिशिएंटली बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है तो आपको वही पॉइंट्स पढ़ने चाहिए जो यूनिक होते हैं किसी भी चैप्टर में। इससे आप थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन कर जाएंगे। तो रिवीजन के रिगार्डिंग आपको ऐसी लाइंस को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वैसा ही मैं करता भी हूँ। इसके अलावा ये लाइन इवन मुझे ऐसी लगी है जो पूछी जा सकती है आपसे, इवन दो बहुत सिंपल है, ओबियस है, लेकिन फिर भी उससे तो अच्छी ही है जो ऊपर वाले पैराग्राफ में दी गई है इंफॉर्मेशन। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबोव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम माने स्टेम पाई जाती है अबोव द ग्राउंड, रूट पाया जाता है बिलो द ग्राउंड। बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है लेकिन डेफिनेटली ये भी पूछी जा सकती है आपसे। अब द रूट से शुरुआत होती है इस चैप्टर की मेन थ्योरी की। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट डाइकोट्स क्या होते हैं ये प्लांट किंगडम में भी आता है। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो रेडिकल क्या होता है ये इसी चैप्टर में आएगा मॉर्फोलॉजी के आगे जाके। ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है, सीड का के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका पार्ट होता है रेडिकल। रेडिकल से निकलती है रूट और प्ल्यूमूल से निकलती है शूट, ये दोनों पार्ट्स होते हैं सीड का। रेडिकल से जो डायरेक्ट निकलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी शूट रूट, क्योंकि ये सीधे निकली है, पहली बार निकली है जो रूट रेडिकल से, उसको प्राइमरी रूट बोला। विच ग्रोज इन साइड द सॉइल एज ऑब्वियस बिकॉज रूट इज ऑल्सो फाउंड इन साइड द सॉइल। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc roots। तो प्राइमरी रूट से जो पहली ब्रांच निकलेगी उसको सेकेंडरी रूट बोलेंगे, उससे अगर कोई ब्रांच निकली तो उसको बोला जाएगा टर्शरी एंड सो ऑन। तो ये होते हैं लेटरल रूट्स, प्राइमरी रूट से ही ओरिजिनेट करते हैं ये। डाइकोट प्लांट्स की बात हो रही है, याद रखिए। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, यानी सारी की सारी ब्रांचेज विद प्राइमरी रूट, इट कंस्टिट्यूट्स द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम बताया गया ये आपको। प्राइमरी रूट्स और जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उसकी मेनली जिसमें प्राइमरी रूट पाई जाती है, एग्जिस्टेंस करती है प्राइमरी रूट प्रोमिनेंटली, वो टैप रूट सिस्टम होता है। एज सीन इन मस्टर्ड। अब ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, एग्जांपल्स ही मेन चीज़ होती है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर। एक्चुअली एनाटॉमी के अंदर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर भी, लेकिन इंपॉर्टेंस एग्जांपल्स की बहुत ज़्यादा होती है। डायरेक्ट कई बार यही पूछ लिए जाते हैं। मस्टर्ड को हिंदी में बोला जाता है सरसों। और प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि सनफ्लावर भी डाइकोट प्लांट होता है। तो सरसों और सनफ्लावर इनमें डाइकोट होते हैं। ये डाइकोट इनके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। डाइकोट्स में टैप रूट होता है ना, तो इन दोनों सरसों और सनफ्लावर के अंदर क्योंकि ये डाइकोट होते हैं इनमें टैप रूट पाई जाएगी। ऐसे आप ये लर्न कर सकते हैं, सरसों और सनफ्लावर। इन मोनोकोट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat plant।
तो वीट मोनोकोट होता है, ये हम लिविंग वर्ल्ड में भी लर्न कर चुके हैं और प्लांट किंगडम में भी हमने देखा। इसमें फिब्रस रूट पाई जाती है, ये आपको इसके डायग्राम से क्लियर होगा। नीचे तीनों के डायग्राम दिए गए हैं आपको, जो 3 टाइप्स ऑफ रूट बताई गई हैं। दूसरा देखिए फिब्रस रूट्स वीट में ये पाई जाती हैं। आपको जो पौधा दिया गया है, ये आई डोंट नो ये वीट का है या नहीं, लेकिन वीट एग्जाम्पल होता है फिब्रस रूट्स का, मोनोकोट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिब्रस रूट से एसोसिएटेड है। ऑफ कोर्स दिख रहा है, फिब्रस रूट की डेफिनेशन है कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, दिखती ही नहीं है उसमें, बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं बहुत सारी रूट्स। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फाइबर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे फाइबर्स मीन थ्रेड्स। तो दिख रहा है आपको बहुत सारे थ्रेड्स दिख रहे हैं, फाइबर्स। तो ऐसे ये इस डायग्राम को लर्न करना आपको, ये फिब्रस रूट है और ये वीट में पाया जाता है। ये पौधा आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वीट का है। एंड प्लांट किंगडम चैप्टर से हम जानते हैं कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जस्ट अपोजिट होते हैं, और वही यहाँ भी दिख रहा है। टैप रूट पाई जाती है डाइकोट्स के अंदर, और मोनोकोट्स के अंदर फिब्रस रूट पाई जाती है। ये जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि मेन जो रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है टैप रूट यानी डाइकोट्स के अंदर, और ये एग्जैक्टली एब्सेंट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है मोनोकोट्स के अंदर, फिब्रस रूट सिस्टम के अंदर। तो जहाँ एक एक तरफ तो प्राइमरी रूट प्रोमिनेंट होती है, उसी से एसोसिएट होती हैं लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, यानी मेन प्राइमरी रूट होती है, और यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेड होती है, एब्सेंट के बराबर होती है फिब्रस रूट सिस्टम के अंदर इन मोनोकोट्स। तो ये क्लियर हो गया कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera एंड banyan ट्री, रूट्स राइज फ्रॉम parts of the plant other than the radical and are called adventitious roots। अब ये डेफिनेशन सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि फिब्रस रूट भी एडवेंटिशियस रूट्स का ही एक पार्ट होती है, क्योंकि उसमें रूट्स अराइज करती हैं फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल्स। बेस ऑफ द स्टेम इज डेफिनेटली अदर देन रेडिकल ना, बेस ऑफ द स्टेम तो स्टेम का हिस्सा होता है, और रेडिकल पाया जाता है सीड के अंदर। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर क्योंकि ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। तो या इट इज़ क्लियर कि एडवेंटिशियस रूट्स का ही हिस्सा होता है फिब्रस रूट। अब ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। ग्रास, मोन्स्टेरिया और बैनियान ट्री के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। इसको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एडवांस बीजीएम मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, बीजीएम मीन्स बैटल ग्राउंड मोबाइल, एंड आई डोंट नो उसमें सेटिंग्स कैसी होती हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने एडवांस लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स। कोई भी लो ग्राफिक्स पे क्यों खेलना चाहेगा, तो यू वुड डेफिनेटली वांट टू प्ले इट एट हाई सेटिंग्स मीन्स एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस बीजीएम, इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। यानी एडवेंटिशियस, एडवांस से एडवेंटिशियस, और बनियान, ग्रासेस और मॉन्स्टेरा, इन तीनों में पाई जाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब ग्रास और मॉन्स्टेरा तो याद रखना आसान है क्योंकि यूनिक वर्ड्स हैं, लेकिन बनियान ट्री के साथ आप बनाना ना कंफ्यूज कर जाएं, उसके लिए आप ये याद रखिए कि एडवांस लिखा हुआ में है, मैंने यहाँ पे वान आ रहा है इसमें, और बनाना में यान आता है। तो वान से यान आप याद रखिए कि यहाँ पे बनियान में आता, सॉरी मैं भी कंफ्यूज कर गया, बैनियान है यहाँ पे, इसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं वान से यान। तो बैनियान ट्री होता है जिसमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, नॉट बनाना। ऐसे तीनों एग्जाम्पल को याद रख पाएंगे। एंड वन मोर थिंग हेयर, फिब्रस रूट पाई जाती है वीट प्लांट के अंदर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है फिब्रस रूट के अंदर, वीट प्लांट को एसोसिएट करना है उससे ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अगर कभी आपसे फिब्रस रूट ना दिया हो ऑप्शंस में और एडवेंटिशियस रूट दी हो, तो ये भी बोल सकते हैं कि वीट में पाई जाती है, क्योंकि एज वी नो इवेंचुअली एडवेंटिशियस रूट्स का ही पार्ट होती हैं फिब्रस रूट्स भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है फिब्रस रूट को, अगर ये ना हो ऑप्शंस में तो एडवेंटिशियस रूट्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी होती तो
इन्हीं का पार्ट होती है फिब्रस रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे डील करना है व्हेन बोथ ऑफ दीज कम। The main functions of the root system are absorption of water and minerals from soil, providing a proper anchorage to the plant parts, and storing reserve food materials and synthesis of plant growth regulators। तो इनमें से जो ऊपर के फंक्शंस दिए हुए हैं रूट सिस्टम के, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सबको पता होता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज, इसका मतलब है ज़मीन से प्लांट को पकड़े रखने में रूट सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसी का मेनली रोल होता है। तो एनकरेज का मतलब ये होता है टू प्रोवाइड सबस्ट्रेटम टू द प्लांट पार्ट्स। स्टेम को सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है रूट सिस्टम, ज़मीन से जुड़े रहने में उसकी मदद करता है बहुत ज़्यादा। तो ये एनकरेज का मतलब हो गया। और तीसरा है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये आपको लग रहा होगा कि स्टेम का काम होता है ये तो फूड मटेरियल का स्टोर करना, या लीव्स का, लेकिन रूट भी इसमें हेल्प करते हैं। ये आपको थ्योरी में मिल जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की। तो वहाँ पे एक्चुअली इससे पीछे भी आता है, ये मिनरल न्यूट्रिशन में आता है, जहाँ पे सोर्स और रिजर्व इन दोनों की रिलेशनशिप बदलती रहती है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी ये हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर, प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि सोर्स और रिजर्व, ये दोनों बदलते रहते हैं, इनकी रिलेशनशिप बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट, स्प्रिंग सीजन के अंदर जब पत्ते झड़ जाते हैं तो रूट एक्ट करता है एज अ रिसोर्स फॉर फूड मटेरियल फॉर द लीव्स। एंड जब लीव्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक प्लांट्स के अंदर, स्टेम अच्छी खासी होती है, तो जब डेफिनेटली रूट सिंक की तरह एक्ट करता है और रिजर्व फूड मटेरियल स्टेम और लीव से जाता है रूट्स के अंदर, तो इनकी रिलेशनशिप बदलती रहती है। रूट भी स्टोर कर सकती है फूड मटेरियल, उस चैप्टर से ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से आपको पता लगा। एंड यहाँ भी आपको पता लगेगा देयर आर न्यूमरस क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स टू स्टोर फूड मटेरियल। तो स्टोरेज के लिए भी यूज़ की जा सकती है रूट मॉडिफिकेशन के रूप में, या डिपेंडिंग ऑन द सीजन। एंड द लास्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट का कौन सा हिस्सा किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर देखने वाले हम। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि ज़रूर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी फोटोसिंथेट्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स भी ज़रूर प्रोड्यूस किए जाते हैं रूट सिस्टम के द्वारा। अभी के लिए इतना याद रखिए। ये डायग्राम आपको गिवन है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, इम्पोर्टेंट है ये सारी, मेन इम्पोर्टेंट लेबलिंग्स इसमें की गई हैं। इसमें लिखा गया है रूट सिस्टम, यहाँ पे मैंने टैप अपनी ओर से ऐड कर दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ हमें प्राइमरी रूट दिखाई दे रही है। फिब्रस रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होती है, दिखती ही नहीं है, शो ही नहीं करेगा, सिर्फ बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी फाइबर्स थ्रेड्स ऑफ रूट्स ओरिजिनेट करेंगे, प्राइमरी रूट दिखेगी ही नहीं। तो प्राइमरी रूट दिख रही है, इसका मतलब ये टैप रूट सिस्टम है। तो आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम देके, ये पर्टिकुलर डायग्राम देके, कि ये कौन सा रूट सिस्टम है और किस प्लांट में पाया जाता है। टैप रूट है तो डाइकोट प्लांट में पाया जाएगा। अब और लेबलिंग्स इसमें दी हुई हैं, बाकी सब आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर ज़रूर होता है, एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये फ्रूट एंड फ्लावर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, सबसे पहली बार इनमें ही देखे गए थे, प्लांट किंगडम में हमने देखा था। और अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, इसको स्टेम बोला जाता है, शूट सिस्टम होता है ये। शूट सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वन ऑफ देम इज स्टेम। इसके अलावा यहाँ पे लीफ भी दिखाया गया है, आपको लेबलिंग दी गई है। ये आप जानते हैं कि मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का, फूड प्रिपेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ये। और ये तो कुछ चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। यहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स भी दिए हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है आपको ना पता हो। मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि मैंने 10th तक हिंदी में की थी बायोलॉजी। 11th में ये जब मैं आया था, इनको पढ़ा था, तो मुझे बिल्कुल यूनिक लगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि
कि सबको ही यूनिक लगते होंगे। तो नोड्स होता है वो हिस्सा प्लांट का जहाँ से लीफ अराइज करता है, और इंटर नोड होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। इंटर का मतलब यही होता है बीच में, तो दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंट है उसको इंटर नोड बोलेंगे। एंड बड पाई जाती है इन द एक्सिल ऑफ द लीफ और ब्रांच, उसको एक्सिलरी बड बोलेंगे। यहाँ पे एक्सिल में दी हुई है इसलिए इसको एक्सिलरी बड बोल सकते हैं। आगे डेफिनेशन भी दी हुई है आपको एक्सिलरी बड की। टर्मिनल भी हो सकती है बड, एक्सिल में न मिलकर कहीं और भी पाई जा सकती है टर्मिनल पोजीशन पे, तो उसको टर्मिनल बड बोलेंगे। दोनों प्रकार की हो सकती है। एक्सिल क्या होता है ये भी आगे बताया गया इस प्लांट में। एक्चुअली द एंगल मेड बिटवीन द मेन ब्रांच एंड द जिस सब ब्रांच ऑफ लीफ, इसको एक्सिल बोला जाता है। और इसमें बड जो पाई जाती है उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये देखिए जो मेन रूट होती है जो सीधे रेडिकल से अराइज करती है इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। इससे जो ओरिजिनेट करती है सेकंड लेटरल, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। और फिर उससे जो ओरिजिनेट करेगी उनको टर्शरी एंड सो ऑन। तो ये लेबलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है बना के कि किस ऑर्डर की रूट है वो, तो आपको पता लगाना आना चाहिए ये। इसके अलावा 3 डायग्राम्स नीचे भी दिए हुए हैं आपको। पहला है टैप रूट सिस्टम। ये जो मेन रूट है ये ओरिजिनेट करती है रेडिकल से, इसको प्राइमरी रूट बोला जाता है। लेटरल्स रूट ओरिजिनेट करती हैं इससे फिर ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। टैप रूट सिस्टम है ये, डायकोट्स में पाया जाता है। सनफ्लावर और सरसों मैंने आपको बता दिया, एस एस से आपको याद रखना है। फिब्रस रूट्स पाई जाती हैं वीड्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर, ये भी लर्न करना बता दिया आपको। और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, आप देख सकते हैं राइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। या अब आपने ये देख लिया कि बेस ऑफ द स्टेम से इसमें राइज कर रही है फिब्रस रूट होंगी। टैप रूट ये है, सिर्फ 3 ही टाइप की रूट्स आपको यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो इसको एलिमिनेशन से आप पता लगा सकते हैं। ये डायग्राम आपके सामने आ जाए, टैप रूट और फिब्रस आपने लर्न कर लिया, तो एडवेंटिशियस जो ये तीसरा डायग्राम है ये एडवेंटिशियस का होगा। क्योंकि इस मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा है इसमें आइडेंटिफाई करने का कि ये एडवेंटिशियस रूट ही है, तो इसको एलिमिनेशन से ही करना होगा आपको। टैप और फिब्रस आपने कर लिया, बचा तीसरा जो डायग्राम है वो एडवेंटिशियस का ही होगा, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट इज आर नेक्स्ट टॉपिक। The root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap. So जो ये word है thimble, इसका सिनोनिम ही होता है कैप, इसी को कैप बोलते हैं। तो थिम्बल लाइक है यानी कैप तो होगी, सो इसलिए रूट कैप। और रूट कैप इसलिए क्योंकि रूट की एपेक्स की कवरिंग होती है ये। तो क्यों पाई जाती है? ऑफकोर्स प्रोटेक्शन के लिए होती है। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil, क्योंकि soil के अंदर पाई जाती है। inside the soil grow करना होता है रूट को, तो उसके अपेक्स की प्रोटेक्शन के लिए, लास्ट वाले पॉइंट की प्रोटेक्शन के लिए अपर पॉइंट एक कैप पाई जाती है, उसको रूट कैप बोलते हैं। A few millimeters above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे फ्यू मिलीमीटर्स गिवन है, डेसीमीटर या सेंटीमीटर गिवन नहीं है, ये तक आपको याद रखना होगा। एक एक वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में। सो मिलीमीटर है, इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये, इसलिए मिलीमीटर्स ऊपर है, एम से आप याद रख सकते हैं। वैसे डायग्राम्स देख के आपको क्लियर होगा कि रूट कैप के मिलीमीटर्स ही ऊपर है। ये जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है ये ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है ये रूट का। और ये माइक्रोस्कोप से नहीं लिया गया है, आपको नॉर्मली दिखाया गया। तो माइक्रोस्कोप से होता तो माइक्रोमीटर हो सकता था। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से नहीं लिया गया है। ये डायग्राम लॉन्जिट्यूडनल है, नॉर्मली देख सकते हैं जो ये मिलीमीटर है, यहाँ पे माइक्रोमीटर से कंफ्यूज मत करिएगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्यू मिलीमीटर्स अबव होता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे आर डिवाइड रिपीटेडली। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी होंगी फॉर द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। दे आर वेरी स्मॉल,
क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है रिपीटेडली। ये एक कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया था कि लिविंग वर्ल्ड में कि प्लांट्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, उसका रीज़न यही होता है, ये मैथमेटिक सेल्स ही रीजन होती हैं। तो रिपीटेड डिवीजन होता है इनमें, ये तो इनके नाम से ही क्लियर होता है। मैरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने वाले हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके नाम से ही एसोसिएटेड है, ये आपको याद हो जाएगा। अब इसका बेस बना के ये समझिए कि ये स्मॉल क्यों होती हैं। स्मॉल होना ही चाहिए इनको, क्योंकि डिवीजन ही लगातार करना है। लार्ज तो वो ग्रोथ साइटोप्लाज्म की तो उसमें होती है जो मैच्योर होना होता है, जिस सेल को फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इसको सिर्फ ग्रोथ करना है, डिवाइड करना है, इसलिए इसका स्मॉल ही रहना चाहिए साइटोप्लाज्म, इसलिए स्मॉल होती है इसकी साइज़। थिन वॉल्ड होती है, अगेन वही रीजन। अगर थिक वॉल हो गई इसके तो डिवाइड करने में इसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थिक वॉल्ड का डिवीजन इतना आसान नहीं होता। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं कि कैसे वॉल इन्वॉल्व होती है डिवीजन है प्लांट्स के अंदर। तो थिन वॉल्ड का होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी प्लांट सेल्स को रिपीटेडली डिवाइड करना है। डिवीजन में बहुत दिक्कत आ सकती है अगर थिक वॉल होंगी। एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कंसंट्रेटेड अमाउंट्स में, इसमें वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर जो रिक्वायर्ड होते हैं सेल्स को रिपीटेडली डिवाइड करने के लिए। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि डिवीजन इनमें लगातार होते हैं तो सारे कंपोनेंट्स इनफ अमाउंट्स में ज़रूर इनमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये रीज़न होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म का। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in length. This region is called region of elongation. तो इसके तुरंत बाद proximal to the meristematic region रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है। अब इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, ये भी आपको याद रखना है ये वर्ड रैपिड। तो क्योंकि ये इलोंगेशन रीजन है तो रीजन से आप रैपिड वर्ड भी याद रख पाएंगे। इसका मीनिंग बहुत साफ है इसके नाम से कि इसमें अनलार्जमेंट होती है। इलोंगेशन रीजन है तो अनलार्जमेंट होगी ही ई से। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। मैरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं लगातार, उसके तुरंत बाद जो रीजन होता है इसमें डिवीजन कम हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है, रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करता है ये हिस्सा रूट का। रीजन ऑफ इलोंगेशन इसको इसलिए बोला जाता है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, hence this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. From this region some of the epidermal cells form very fine delicate thread like structure called root hairs. तो जब डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन हो जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन की सेल्स का, तो वो बन जाती हैं मैच्योर सेल्स, क्योंकि मैचुरेशन हो गया है। और इसको फिर बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैच्योर जो मेन रूट अडल्ट रूट जो होती है वो मैच्योर रीजन के हिस्से को ही बोलते हैं मेनली, क्योंकि जो मेन काम है रूट का वो ऑफ कोर्स मैच्योर सेल्स ही कर पाएंगी, वो ही कैपेबल हो पाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड देन रीजन ऑफ मैचुरेशन। एंड इससे एपिडर्मल सेल्स, एपी का मीन्स आउटसाइड एंड डर्मल का मीन्स स्किन, तो स्किन के आउटसाइड जो सेल्स होते हैं इनको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ दिस मैचुरेशन रीजन ये वेरी फाइन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको रूट हेयर्स बोला जाता है, और यही होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम रूट्स। एसेंशियली वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसी के साथ घुले मिलते हैं मिनरल्स भी, तो ये भी आ जाते हैं सोइल से। तो ये रूट हेयर्स होती हैं स्ट्रक्चर्स थ्रेड लाइक एंड वेरी फाइन, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं प्लांट को। ऑफ कोर्स यही क्योंकि मैचुरेशन रीजन में पाई जाती हैं तो यही हेल्प करेंगी प्लांट को मैच्योर रूट को एब्जॉर्प्शन में। एंड दूसरा रीज़न क्योंकि ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कर देते हैं रूट हेयर्स,
इस मैचुरेशन रीजन का, और सरफेस एरिया जिस रीजन का सबसे ज़्यादा होगा वही वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा रखेगा। दैट्स वाई रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं वही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर की, न कि रीजन ऑफ इलोंगेशन और मेस्टमेटिक एक्टिविटी। ये भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। एंड ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं मैचुरेशन रीजन के अंदर जो रूट हेयर्स फॉर्म करती हैं, ये भी बहुत ऑब्वियस है, और दूसरी सेल्स नहीं होती, एंडोडर्मल नहीं होती। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो सरफेस ही तो होती है रूट की जो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, एंड इनसाइड जो सेल्स होती हैं उनके अंदर तो बाद में जाता है रूट। सो एपिडर्मल सेल्स होंगी जो रूट हेयर फॉर्म करेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये रीजन्स देख लेते हैं दोबारा। एज ऑफ समरी, रूट कैप होता है आउटर मोस्ट रीजन। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये पहला ही क्वेश्चन आई थिंक जहाँ पे इनका सीक्वेंस आपसे पूछा गया। तो आउटर मोस्ट होता है रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मैस्टमेटिक एक्टिविटी आता है, फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है जिसमें इलोंगेट करती हैं सेल्स, लेंथ ऑफ रूट में कंट्रीब्यूट करता है ये रीजन। और उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन जो मेन रीजन होता है मेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फॉर द रूट। ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि सिर्फ रूट टिप के रीजन्स यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं। ये शायद पूछा जा सकता है आपसे डायग्राम देके कि ये किसका डायग्राम है, तो एंटायर रूट नहीं है, सिर्फ ये रूट टिप है। आप इससे याद रख सकते हैं, टिप से टैप रूट याद रख सकते हैं, क्योंकि टैप रूट्स में प्राइमरी सेकेंडरी और न जाने कितनी तरह की रूट्स पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही गिवन है आपको, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं गिवन है। तो इससे टैप से टिप आप याद रख सकते हैं कि ये रूट टिप का ही है। आगे है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। Roots in some plants change their shape and structure and begin modifying to perform function other than absorption and conduction of water and minerals। तो ये तो मेन फंक्शन हुआ, हम पीछे भी देख चुके हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। रूट्स इन सम प्लांट्स बिकम मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये तीनों के एग्जांपल्स और इन कंसेप्ट्स को डिटेल में नीचे डिस्कस किया गया है। टैप रूट्स ऑफ कैरेट टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि टैप रूट्स किस में पाई जाती हैं और एडवेंटिशियस किस में। तो टैप में आता है टी, और कैरेट के एंड में टी आता है, टर्निप की स्टार्टिंग में टी आता है। तो ये एक साथ आपको याद हो जाएंगे कि टैप रूट पाई जाती है कैरेट और टर्निप में फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ऑफ कोर्स कैरेट और टर्निप को खाया ही तो जाता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड के फॉर्म में इसमें टैप रूट्स पाई जाती हैं एज मॉडिफिकेशंस। एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं स्वीट पोटैटो में। इसका लर्न करने की ट्रिक मैंने ऊपर लिखी हुई है, एडवांटेज ऑफ स्वीट पोटैटो। सो क्योंकि ये पोटैटो काफ़ी स्वीट है, मीन्स इनोसेंट है, तो हर कोई इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि आज के ज़माने में भलाई का कोई ज़माना नहीं बचा है। कोई स्वीट या इनोसेंट भोला बनेगा तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाएगा। सो एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ स्वीट पोटैटो, यानी एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर स्टोरेज इन स्वीट पोटैटो। ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। द हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan ट्री आर कॉल्ड prop रूट्स। तो prop रूट्स पाई जाती हैं बनियान ट्री में। इसको इप्स वर्ड से आप याद रख सकते हैं, पीपल से। बनियान ट्रीज को बरगद का पेड़ या पीपल भी बोला जाता है, पीपल से prop रूट्स आप याद रखेंगे, और सपोर्ट के लिए यूज़ आती हैं ये बनियान ट्री में। ये आप इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं और ये इस प्लांट को सपोर्ट ही कर रही हैं। तो बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं और सपोर्ट के लिए ही होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भूलिएगा मत, हमने पीछे अभी अभी पढ़ा था कि बनियान ट्री में एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। तो प्रोप रूट्स आर टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, लिंक करना आनी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन।
Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. तो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम यानी बेस ऑफ द स्टेम से यहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है रूट्स। तो ये भी जो फिब्रस टाइप्स ऑफ रूट्स हैं उनकी तरह आप इनको देख सकते हैं। ये भी लिंक करना आपको आना चाहिए। और स्टिल्ट रूट्स होती हैं और ये मेज और शुगर केन में पाई जाती हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे आप, एसएमएस वर्ड से, एसएमएस होता है ना मैसेज वगैरह, उसको एसएमएस बोलते हैं। तो एस से शुगर केन, एम से मेज और लास्ट में एस है स्टिल्ट रूट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि स्टिल्ट रूट कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। नाउ स्वैम्पी का सिनोनिम हो सकता है मार्शी, साल्टी एरियाज, जहाँ पे नमक या फिर साल्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सी वगैरह, और मार्शी एनवायरनमेंट, उसको स्वैम्पी भी बोल सकते हैं। Many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called nematophores, which help to get oxygen for respiration. तो स्वैम्पी एरियाज में क्योंकि रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा साल्ट्स पाए जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के लेवल्स वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड साल्ट कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन की कमी होती है ज़मीन के नीचे, तो वहाँ पे रूट्स ज़मीन के ऊपर उग आती हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और इन्हीं रूट्स को बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स। राइजोफोरा में पीछे फो आ रहा है, फोर एक्चुअली, और निमेटोफोर्स में पीछे फोर आता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं राइजोफोरा में निमेटोफोर्स पाई जाती हैं। एंड इनका स्पेशलाइजेशन क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, दीज आर रूट्स मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन है। बनियान ट्री में सपोर्ट के लिए है, मेज और शुगर केन में भी सपोर्ट के लिए, और स्टोरेज के लिए हमने देखा टैप रूट्स कैरेट टर्निप में, एडवेंटिशियस रूट्स स्वीट पोटैटो में पाई जाती हैं। तो तीनों टाइप की मॉडिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। ये डायग्राम आपको गिवन है फॉर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, टर्निप और कैरेट में पाई जाती है। टैप रूट्स फॉर स्टोरेज मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है। कैरेट और टर्निप तो आप जानते ही हैं इनको। स्वीट पोटैटो में पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट्स। एंड ये एक और गिवन आपको एस्पैरागस का एग्जांपल यहाँ पे। अब ये स्टोरेज के लिए होता है मॉडिफिकेशन, ये तो आपको यहाँ पे गिवन है। एंड एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल आपको कंसेप्ट आपको गिवन है इसी चैप्टर के अंदर। तो इन दोनों के अंदर लिंक करना आपको आना चाहिए कि एस्पैरागस एक मॉडिफिकेशन होती है एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर स्टोरेज। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअली आपको गिवन है, एस्पैरागस भी गिवन है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, एंड एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन आपको गिवन है। तो ये दोनों कंसेप्ट को लिंक करना आपको आना चाहिए। अगर ये आपसे पूछा गया था कि एडवेंटिशियस एस्पैरागस में कौन सी टाइप की रूट्स पाई जाती हैं और एडवेंटिशियस ऑप्शन में हुआ, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एनसीईआरटी में इंडिविजुअली गिवन है, इनमें लिंक करना आपको आना चाहिए, ये आपका काम है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने रूट्स और उनकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर ली। स्टेम से आगे हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये काफ़ी लेंथ हो गई है इस चैप्टर लेक्चर की ऑलरेडी।